भारत का इतिहास ये सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है आइडियाज की, खोज की और एक ऐसी जिंदा दिल सिविलाइजेशन की जिसकी छाप आज भी हजारों साल बाद भी हमारे डीएनए में है। तो चलिए आज इसी विरासत की गहरी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम जिस भारत को देखते हैं उसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। इसके जो विचार हैं, इसकी जो संस्कृति है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में यही सवाल हमारे आज के सफर का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। और हम बात कर रहे हैं कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 5000 साल पहले की। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के कई बड़े बड़े एम्पायर्स तो बस एक ख्याल थे। उस वक्त भारत में एक ऐसी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी जिसकी प्लानिंग अरे आज भी हमें हैरान कर देती है। ये है सिंधु घाटी, भारत के अतीत की पहली तस्वीर। देखिए, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई ना, तो उसने भारत के इतिहास की पूरी किताब ही बदल दी। ये हमारे पास्ट की पहली साफ सुथरी तस्वीर थी और ये तस्वीर हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। मतलब ये कोई मामूली गांव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए वेल प्लान्ड शहर थे। सोचिए, जमीन के नीचे ड्रेनेज का सिस्टम था, बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स थे और यहाँ एक बहुत ही प्रॉस्पेरस, एक फलता फूलता व्यापारी वर्ग था जिनके ट्रेड कनेक्शंस मेसोपोटामिया और मिस्र तक थे। मतलब ये एक बेहद मॉडर्न, शहरी और कमर्शियल कल्चर था। और सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ धार्मिक चीजें थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो समाज पर हावी नहीं थी। ये मुख्य रूप से एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। इनका मेन फोकस था ट्रेड पर और सिविक लाइफ पर। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक कमाल का मॉडर्न नजरिया था। तो फिर इस महान सभ्यता का हुआ क्या? और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। ये इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या सिंधु नदी में आई किसी भयंकर बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया, या फिर मौसम बदला और जमीन बंजर हो गई? वजह चाहे जो भी रही हो, इसके खत्म होने से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अब सिंधु घाटी के बाद भारत की कहानी में एक नया मोड़ आता है। उत्तर पश्चिम से आते हैं आर्यंस। लेकिन एक मिनट, ये कहानी किसी एक कल्चर के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है असल में दो महान संस्कृतियों के मिलने की, उनके संगम की। तो देखिए, एक तरफ थी सिंधु घाटी की शहरी व्यापार करने वाली द्रविड़ संस्कृति और दूसरी तरफ से आए खेतीबाड़ी पर आधारित आर्यंस। इन्हीं दोनों के बीच जो टकराव हुआ, जो मेल जोल हुआ, उसी से बनी वो मिली-जुली भारतीय संस्कृति जिसकी जड़ें आज भी हमारी भाषा में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारी सोच में मौजूद हैं। और इसी दौर में लिखे गए वेद। वेद शब्द का रूट है विद, जिसका मतलब ही होता है जानना। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थी, बल्कि ये अपने समय की नॉलेज का एक कलेक्शन थे। इनमें लाइफ को लेकर एक गजब का उत्साह है। नेचर की खूबसूरती को सेलिब्रेट किया गया है। मतलब फोकस इस बात पर नहीं था कि मरने के बाद क्या होगा, बल्कि इस पर था कि ये जो जीवन मिला है वो कैसा है। और ज्ञान की ये तलाश उपनिषदों में जाकर और भी गहरी हो जाती है। ये प्रार्थना सुनिए, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधेरे से रोशनी की ओर और मौत से अमरता की ओर। ये खूबसूरती से दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान की प्यास कितनी गहरी थी। जोर इस बात पर था कि चीजों को आंख बंद करके मत मानो, बल्कि सच की खोज करो। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दो महाकाव्यों की, रामायण और महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इन्होंने अलग अलग राज्यों और कल्चर में बटे हुए लोगों को एक नेशन होने का एहसास दिलाया। इन ग्रंथों ने क्या किया? इन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक कॉमन कल्चरल पहचान दी। इन्होंने भारतवर्ष का आइडिया पॉपुलर किया, यानी एक ऐसी जमीन जो कल्चर के धागे से एक है। पीढ़ियों से जो ये कहानियां सुनाई जाती रहीं, उन्होंने लोगों को अच्छे बुरे की सीख दी और उन्हें एक साथ बांध दिया। और इसका असर आज भी हम साफ साफ देख सकते हैं।
महाभारत का ये एक वाक्य, बस ये एक लाइन उसके पूरे नैतिक सार को समझा देती है। दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम्हें अपने लिए अच्छा न लगे। इनका लक्ष्य था लोक मंगल, मतलब किसी एक ग्रुप का भला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भला। ये सिखाता है कि असली धर्म तो सच और दया पर ही टिका है। अब देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में फिर से एक वैचारिक क्रांति सी आई। पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसी उथल-पुथल के माहौल में भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। ये वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। एक तरफ महावीर और बुद्ध जैसे थिंकर्स पुरानी मान्यताओं को चैलेंज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सिकंदर के हमले ने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया। और बस इसी मौके का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से और पाटलिपुत्र पर कब्जा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने उस सपने को पूरा करने की ठानी जो मौर्य साम्राज्य ने देखा था, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाना। और इसी जिद ने, इसी महत्वाकांक्षा ने उसे कलिंग पर हमला करने के लिए उकसाया। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। कलिंग के लोगों ने बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन आखिर में अशोक की सेना जीत गई। पर ये जीत बहुत महंगी साबित हुई। इस जंग में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और कहते हैं कि जब अशोक ने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा तो उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसका दिल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और ये बदलाव हमें अशोक के शिलालेखों में साफ साफ दिखता है। उसने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने ऐलान किया कि असली जीत हथियारों से नहीं, बल्कि धर्म और प्यार से दिलों को जीतने में है। सोचिए, एक विजेता सम्राट अब शांति का और लोगों की भलाई का दूत बन चुका था। तो हजारों साल के इस लंबे सफर के बाद आखिर हमें विरासत में मिला क्या? सिंधु घाटी से लेकर अशोक के साम्राज्य तक भारत के अतीत ने आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। ये एक ऐसी विरासत है जिसके कई हिस्से हैं। देखिए, सिंधु घाटी से हमें मिली शहरी प्लानिंग की समझ, वेदों और उपनिषदों ने दी सच को खोजने की परंपरा, महाकाव्यों ने हमें कल्चर के एक धागे में पिरोया, और मौर्य काल ने हमें सिखाया कि एक अच्छी सरकार वो है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। और यही वो एक धागा है, एक कंटिन्यूटी है, जो आज के मॉडर्न भारत को उसके 5000 साल पुराने अतीत से जोड़ता है। कितने ही बदलाव आए, कितनी ही उथल-पुथल हुई, लेकिन ये कल्चरल विरासत कभी टूटी नहीं। ये बस वक्त के साथ और बेहतर होती गई और आज भी हमारी पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, शहरी प्लानिंग, सेक्युलर सोच, ज्ञान की खोज और दया पर आधारित शासन, हजारों साल पुरानी ये विरासत आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है? शायद इसी सवाल पर सोचना अपने अतीत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है।